सब्जेक्ट्स आए, और भी सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ताकि आपका जो बैच है ना वो हैवी बैच हो जाता है, उसमें काफी नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि बैच के स्ट्रेंथ को कम किया जाए। ठीक है, चलो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सर यू आर फ्रॉम बिहार? यस दीपा, आई एम फ्रॉम बिहार, पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना। मैं अभी पटना में ही बैठा हुआ हूँ, बहुतों को पता भी नहीं होगा कि पटना से कैसे पढ़ाई हो रही है। ओके दीपा, गुड, वेरी गुड। तो अभी हम पटना में ही हम लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका। चलो हम स्टार्ट करते हैं ना, अदरवाइज सिलेबस पूरा नहीं होगा, बातें ही होती रहेंगी। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हमें पढ़ना है। ठीक है, देन हम इसके बाद हम फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। एक फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर को क्रॉस कर दो, मुजफ्फरपुर पहुंच जाओगे। फ्लूइड्स आ गया, एंड देन थर्मल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, देन ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इतने टॉपिक्स हम अभी खत्म करेंगे, ये हमारा एजेंडा है अगले 3 महीने का। ठीक है, हमारा अभी का टॉपिक क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स के बारे में हम उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जानना हमें जरूरी होता है जब भी आप इंजीनियरिंग डिजाइन में आप जाते हो ना। इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन में अगर आप जाते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉडी, जब हम इंजीनियरिंग डिजाइन में कोई मटेरियल हम बना रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, फ्लैट्स बना रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, ब्रिजेस बना रहे होते हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्लाईओवर्स में जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना वो कितना फोर्स वो बियर कर सकता है, बिना बेंट हुए, बिना कंप्रेस हुए, बिना इलोंगेट हुए, वो कितना फोर्स बियर कर सकता है जो भी हमने मटेरियल यूज किया हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड जो हम उसमें यूज कर रहे हैं, पुल बनाना है, उसमें आयरन बार्स यूज किए जाते हैं, कॉन्क्रीट्स यूज किए जाते हैं, सीमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आयरन बार है ये कितना वेट बेयर कर सकता है, तभी तो हम बोलेंगे भाई इस पे एक ट्रक गुजर सकता है, इस पे एक 4 व्हीलर गुजर सकता है, इस पे ट्रेन गुजर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगेन थर्मल प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं? थर्मल प्रॉपर्टीज भी यही कारण होता है, अगर हमने उस पुल में, उस फ्लाईओवर में रॉड डाला हुआ है, आयरन के बार डाले हुए हैं, आयरन रॉड डाले हुए हैं, तो अगर मुझे ये नहीं पता है कि आयरन बार टेम्परेचर बढ़ने के साथ फैलता है, मुझे नहीं पता होगा, तो वो जब गर्मी पड़ने लगेगी तो आयरन बार्स फैलने लगेंगे, फैलेंगे, और जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसमें क्रैक मार देगा। वो आयरन बार्स के फैलने की वजह से उस जो फ्लाईओवर है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड का थर्मल प्रॉपर्टी, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इन टॉपिक्स को पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। चलो गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, हमारा रिजिड बॉडी है। जो अगर आपने रोटेशन पढ़ा हुआ है तो आपने रोटेशन में रिजिड बॉडी पढ़ा होगा ना, रिजिड बॉडी आपने पढ़ा होगा। रिजिड बॉडी को आपने कैसे डिफाइन किया था, याद है? रिजिड बॉडी कहने का मतलब है कोई भी अगर मेरा बॉडी है ना, तो समय के साथ एज टाइम पासेस मैं इस पर फोर्स लगा रहा होता हूँ, ठीक है, मैं इस पर टॉर्क लगा रहा होता हूँ, तो मैं ये मान के चलता था, अब तक मैं ये मान के चल रहा था कि इसके दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा, ये समय के साथ चेंज नहीं करेगा। बॉडी विच कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, या सही है। तो रिजिड बॉडी हमसे हम क्या समझते हैं? ये हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हम मान के चलते थे, हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज, ये हमारा क्या था? ये हमारा रिजिड बॉडी का डेफिनेशन था। रिजिड बॉडी को हमने रोटेशन में ऐसे डिफाइन किया था कि एक हार्ड बॉडी है जिसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो हम इतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे कि ये अपना डायमेंशन चेंज नहीं कर रहा होगा, इसके शेप में, इसके साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। डेफिनिट शेप एंड साइज, शेप मेरा छूट गया, डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप एंड साइज, उसको मैं क्या बोल रहा था? रिजिड बॉडी हम लोग बोलते थे उसको। रबर तो रिजिड बॉडी नहीं होगा ना। रबर पे तो फोर्स लगेगा ना, रबर पे फोर्स लगाने के बाद तो वो वैसे ही, उस पर फोर्स, हल्का फोर्स भी लगा हुआ है तो वो आपका वो कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाता है ना खुशबू? तो रबर एक रिजिड बॉडी नहीं आएगा, रबर तो रिजिड बॉडी होगा ही नहीं। ठीक है, रिजिड बॉडी अगर रोटेशन में अगर आप पढ़ रहे होगे ना, डायमंड, यस एग्जैक्टली, यस, या शीतल, शीतल सही बोल रही है, आयरन, बिल्कुल बिल्कुल शीतल।
लेकिन कोई भी बॉडी एक्चुअल में जब आप अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे, अगर आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, तो ऐसा कोई बॉडी पॉसिबल ही नहीं है जो कि इतना हार्ड हो जिसका शेप एंड साइज को हम चेंज ना कर सकें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब सपोज करो कि रेलवे जिस पर जाती है, रेलवे मालगाड़ी जो होता है, मालगाड़ी में कितने कोल्स लदे होते हैं, 40 डिब्बे का मालगाड़ी होता है, और पूरा 40 डिब्बा जो है ना कोयला भरा होता है। और वो कोयला जिस गाड़ी पे, हाँ जिस पटरी पे वो चल रहा होता है, उस पटरी को कुछ नहीं होता है। वो पटरी इतना रिजिड होता है, जो पटरी होगा, रेलवे ट्रैक होता है, वो रिजिड होगा ना, क्योंकि उस पर सोचो कि 40 अगर डब्बे चले जा रहे हैं मालगाड़ी वाले जिसमें कोयले लदे होते हैं, फिर भी वो जो पटरी है उसको कुछ नहीं होता है, वो बेंड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो रिजिड बॉडी का अच्छा एग्जाम्पल है। सुगर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सुगर। ओके। सो मैं ये बता रहा था कि उस अब सोचो कि वो रेलवे का पटरी जो था वो इतना इतना ज्यादा रिजिड था, इतना ज्यादा रिजिड था कि वो 40 मालगाड़ी के गुजरने के बाद भी वो एज इट इज बना रहता था। तो क्या वो एक रिजिड बॉडी है? क्या उसके डायमेंशन को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ? क्या उस पटरी के डायमेंशन को, उसके शेप को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ? स्टील प्लांट में जब जाओगे ना, वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, संगीता, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बॉडी हमारा रिजिड बॉडी नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा कोई बॉडी रिजिड बॉडी होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसा भी मटेरियल लेकर के आ जाओ, उसका शेप एंड साइज को तो हम डिस्ट्रॉय कर ही देंगे, डिफॉर्म कर ही देंगे। सोचो कि वो जो रॉड है, जिस ट्रैक पे रेल्स चल रही है, वो ट्रैक इतना हार्ड होता है, इतना रिजिड बॉडी होता है, या नो रिजिड बॉडी, इतना वो रिजिड होता है। इसके बाद भी स्टील प्लांट्स में अगर आप जाओगे ना, भिलाई स्टील प्लांट, ये आपका बोकारो स्टील प्लांट में अगर आप जाओगे ना, तो इन दोनों स्टील प्लांट्स में इतना टेम्परेचर हाई रखा जाता है कि रेलवे की जो पटरियां होती हैं, अगर उसको आप उस फर्नेस में डालोगे ना, तो डालते के साथ विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और वो पानी बन जाता है। पूरी तरह से वो पिघल जाता है, पूरा का पूरा पटरी पिघल जाता है। या देयर इज नो रिजिड बॉडी। या तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट जो है ना, वंशी का रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई रिजिड बॉडी नहीं होता है। तुम कैसा भी शेप लेकर के आ जाओ, मैं उसका डायमेंशन चेंज कर ही दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। ये एक्चुअली में ये परफेक्टली रिजिड। ठीक है, कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो परफेक्ट रिजिड होता है। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक ये पॉइंट? कोई बॉडी हमारे पास ऐसा नहीं है जो परफेक्ट रिजिड होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर, इसमें हम आगे आएंगे खुशबू। ठीक है। अब सपोज करो कि मैं, हाँ अब सपोज करो कि, ठीक है संगीता, गुड गुड। अब सपोज करो कि मैं एक स्प्रिंग कंसीडर करता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने एक स्प्रिंग कंसीडर किया। इस स्प्रिंग को मैं एक एक्सटर्नल फोर्स एफ से इलोंगेट कर रहा हूँ ना, एक्सटर्नल फोर्स, मैंने इस स्प्रिंग के एक्सटर्नल इस स्प्रिंग के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्या होगा इस स्प्रिंग के साथ? ये स्प्रिंग इलोंगेट करेगा क्या? ठीक है, ये इलोंगेट किया ना। पहले अगर इसका लेंथ एल नॉट था, देन अब इसका लेंथ सपोज करो कि एल नॉट प्लस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स? एक्स इज इलोंगेशन। एक्स क्या है? इलोंगेशन है। ठीक है, पहले एक एल नॉट लेंथ का मैंने एक स्प्रिंग लिया, उस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसका एक एंड को मैंने फिक्स कर रखा है, और दूसरे एंड को मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये स्प्रिंग क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। इसका शेप एंड साइज चेंज कर गया क्या? चेंज किया ना। इसका देखो, इसका लेंथ अब बढ़ चुका है, एल नॉट प्लस एक्स हो गया। तो जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो स्प्रिंग का जो चेंज है ना, जो स्प्रिंग का जो साइज है वो डिफॉर्म कर गया, शेप डिफॉर्म कर गया। तो बेसिकली ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसी को हम अब क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिफॉर्मिंग। एल प्लस चेंज इन लेंथ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, एक्स इज द चेंज इन लेंथ। इलोंगेशन जो है ना, वो चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड जो है ना इलोंगेशन, इसमें कंफ्यूज मत करना। ये हमारा नया लेंथ नहीं होता है, ये हमारा चेंज इन लेंथ होता है ना। बिफोर वाला और पहले, बिफोर एंड आफ्टर का जो लेंथ होता है ना, जो डिफरेंस, दैट इज इलोंगेशन, नॉट द होल लेंथ इज इलोंगेशन। क्लियर? इलोंगेशन समझ में आया? एक्स जो है ना, ये इलोंगेशन है, दिस इज इलोंगेशन। ठीक है, चलो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव कर दे रहा हूं, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने के बाद मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। अब स्प्रिंग के साथ क्या होगा, स्प्रिंग के साथ क्या होगा बता सकते हो? ये अपना ओरिजिनल से रीगेन कर लेगा क्या?
है ना। ये और ये क्या है, सेम है ना, ऐसा होगा ना स्प्रिंग के साथ। या या सही। यस, गुड इवनिंग मनीषा। ये अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई या ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यस एग्जैक्टली, ये पूरा अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है। ठीक है रीता, हाँ सही। तो बेसिकली ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो अपने शेप को रीगेन कर लेता है, कब? कब? जब उस पर लगने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो मैंने एक्सटर्नली जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था, उसको रिमूव करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने शेप को, साइज को रीगेन कर लेगा वापस से, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को इलास्टिक बॉडी बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया अभी अभी? इलास्टिसिटी को डिफाइन किया, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है ना, ये बॉडी का क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ये बॉडी का क्या है? एक प्रॉपर्टी है। और इलास्टिक बॉडी क्या होगा? क्या होगा? अपना शेप को क्या करता है? regains its shape, regains its perfectly elastic body, elastic limits, ठीक है, good। regains its shape after removal of deforming force। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को जो हमने लगा रखा था, उसको हटाने के बाद अगर कोई बॉडी अपना शेप को रीगेन कर लेगा, तब हम उस बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। ठीक है। अब एक बात और जान लो, कोई बॉडी परफेक्ट इलास्टिक भी नहीं होता है। अगर कोई सॉलिड परफेक्ट रिजिड नहीं होता है, तो कोई बॉडी परफेक्ट इलास्टिक भी नहीं होता है। अगर आपने उसको इलोंगेट किया ना, इस स्प्रिंग को अगर आपने इलोंगेट किया था, तो इलोंगेट करने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने हटा दिया, स्प्रिंग वापस से अपने जगह पे आ तो गया, मतलब लगभग आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये पूरा का पूरा शेप रीगेन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें एक डिफॉर्मेशन परमानेंट बन जाते हैं। लेकिन लेकिन जैसे ही मैं इलास्टिक बॉडी बोलूंगा, आपको ये मान के चलना है कि वो बॉडी जो है, जिस बॉडी को भी मैं रेफर कर रहा हूँ कि भाई ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है, अगर मैंने बोला कि ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है, तो आपको ये मान के चलना है कि वो बॉडी पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा देंगे, तो वो बॉडी अपना शेप रीगेन कर लेगा 100%। क्लियर? कोई बॉडी हमारा परफेक्ट इलास्टिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही जाते हैं। अगर आप उसको, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचे हो, खींचने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अपना अपना जो पोजीशन है वो गेन तो कर लेगा, लेकिन वो पूरी तरह से गेन नहीं करता है। ठीक है, रियल में वो पूरी तरह से गेन नहीं करता है, लेकिन हम फिजिक्स में क्या मान के चलेंगे कि उसने पूरी तरह से गेन कर लिया है। ठीक है। अगर मैं इलास्टिक बॉडी को रेफर करूंगा कि सपोज करो कि ये पेन मेरा इलास्टिक है, तो इससे आप क्या समझोगे कि अगर आप इसको डिफॉर्म करोगे, हाँ प्लास्टिक पे आ रहे हैं, अगर आप इसको डिफॉर्म करोगे और मैं अगर बोल रखा हूं कि ये पेन मेरा इलास्टिक है, तो आप ये मान के चलना कि मेरे डिफॉर्मेशन फोर्स को हटाने के बाद ये पेन अपना शेप रीगेन कर लेगा 100%। ठीक है, जबकि एक्चुअल में इलास्टिक बॉडी नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें हो ही जाता है। ठीक है। अब सपोज करो कि कोई ऐसा बॉडी है जो अपना शेप को, साइज को रीगेन कर ही नहीं पाता है, एकदम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सपोज करो मिट्टी है, एक तो कि मड है, कीचड़ है, पुट्टी है एंड देन क्ले। ठीक है, सपोज करो ये क्ले का एक ढेर है, अगर इस क्ले पे मैं अगर पंच मार रहा हूं, यानी कि मैंने क्या किया, हेयर बैंड के लिमिट पर रीगेन नहीं कर पाता है। हाँ, नहीं तो हेयर बैंड भी तो होता है, वो रीगेन तो करता ही है, बट कम करता है। अगर अगली बार लगाओगी तो कम किया, अगली बार लगाओगी तो थोड़ा और रीगेन कम करेगा, अगली बार थोड़ा और कम करेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उसमें बने रहते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, रबर या एग्जैक्टली। बट रबर भी ना, वंशिका रबर भी जो होता है ना, वो भी पूरी तरह से रिकवर नहीं करता है। कोई बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं करता है, वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रबर एक इलास्टिक बॉडी है, तो रबर पूरा रिकवर कर गया, तो वो पूरी तरह से पैराफिन वैक्स, ओके ठीक है, ये भी है क्या, ये मुझे नहीं पता है। वो पूरी तरह से रिकवर नहीं करता है, जैसे रबर बैंड वो बोल रही थी, एक तो रबर बैंड जो होता है वो क्या होता है, समय के साथ वो लंबा होता ही जाता है, वो रिकवर नहीं करता है, उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे क्ले की मैं एग्जांपल दे रहा था, ध्यान से सुनो, क्ले का एग्जांपल, मिट्टी मिट्टी का अगर ढेर रखा हुआ है कहीं पे, मैं उसको अगर पंच करूं, पंच करने का मतलब क्या है, मैंने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, और जब मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूंगा, तो क्या ये क्ले वापस से अपने शेप को रीगेन करेगा? नहीं करेगा। क्या कर लेगा? क्या ये क्ले मिट्टी तो नहीं करेगा ना?
ठीक है, मिट्टी में मेरे ये जो पंचेज हैं, सपोज करो ये 5 ये उंगलियां जो हैं, ये उंगलियों को जब मैंने इसको डाला था, एग्जैक्टली जब मैंने इसको पंच किया, हार्ड पंच किया, तो मिट्टी में ना ये दाग बन जाता है ना? क्लियर है ना? मिट्टी अपना सेप रीगेन नहीं करता है, उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है इसमें? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। ठीक है, और ऐसे प्रॉपर्टी शो करने, ऐसी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। क्लियर? तो प्लास्टिक बॉडी, अब सोचो कितना अजीब है ना, मिट्टी को मैं प्लास्टिक बोल रहा हूँ। तो प्लास्टिक होता क्या एक्चुअल में? वो किचन में जो हमारे डब्बे रखे होते हैं वो प्लास्टिक होता है ना, या वाटर बोतल जो हमारा होता है वो प्लास्टिक होता है। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में कभी कभी कुछ चीजें हमारी जनरल लाइफ से मैच नहीं करती हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि सर मिट्टी को आप प्लास्टिक कैसे बोल सकते हो, है ना? तो एक्चुअली में फिजिक्स का लैंग्वेज जो होता है ना, वो जनरल लाइफ से थोड़ा अलग होता है कभी कभी, वैसे तो ठीक ही होता है। ठीक है, चलो प्लास्टिक बॉडी हो गया, देन इलास्टिक बॉडी हो गया, है ना? अभी तक हमने कितना, 4 प्रॉपर्टी पढ़ा, प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी, एंड देन 2 पढ़ा हमने, क्या क्या? इलास्टिक एंड इलास्टिसिटी। ब्रेकिंग पॉइंट, यस, आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं। इलास्टिसिटी। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई बॉडी अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करता कैसे है, मतलब क्यों शो करता है, इलास्टिक बिहेवियर कैसे उसमें आता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलास्टिक बिहेवियर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। इलास्टिक बिहेवियर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। आखिर ये सॉलिड्स इलास्टिक बिहेवियर शो करते क्यों हैं? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, आपको तो पता है, सारे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की अगर मैं बात करूं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो आपको, आप इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करते थे एक समय में, मतलब 10th क्लास, 9th वगैरह में हम लोग कैसे पढ़ते थे? इसका डिफिनिट शेप एंड साइज, इसका शेप साइज बट डिफरेंट होगा, इसका शेप और साइज दोनों डिफिनिट नहीं होता है। तो होता क्या था एक्चुअली में, तो अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाओगे, सारे सॉलिड, सारे लिक्विड्स, सारे गैसेस एटम से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? इतना लेट से क्यों आ रहे हो भाई, कौन है? इतना लेट से कौन आया है? क्यों भाई, लेट से कौन आया अभी? कहाँ लेट हो गया इतना भाई? टाइम पे आया करो। यासिका, क्या टाइम पे आया करो यासिका? क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, जेई में हर साल इससे एक सवाल आते हैं। जेई में हर साल एक सवाल आते हैं इससे, और काफी इजी होते हैं, मतलब सिंपली फॉर्मूला पुटिंग होता है, डेंसिटी का डिफरेंस, या संगीता सही। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज होते हैं ना, इन तीनों के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं? या एग्जैक्टली शीतल, वेरी गुड। ये मैं सुनना चाह रहा था, सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, एटम्स के बीच का, जो दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है? हैवी होता है, मतलब स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग किसके लिए होता है? सॉलिड के लिए होता है। अगर आप इसी को अगर आप लिक्विड के लिए लोगे, तो सपोज करो कि ये थोड़ा सा मॉडरेट होता है, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज होते हैं, ये क्या होता है? मॉडरेट होता है। ये क्या होता है? मॉडरेट होता है, या एग्जैक्टली लेस देन सॉलिड, नॉट ओनली एनी अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड कैन मूव, या एग्जैक्टली हाँ, तो ये अब सॉलिड, अब गैस जो होता है ना, गैस में इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो होते हैं ना, वो बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही लाइट लाइट हो रहे होते हैं। ठीक है, बहुत हल्के एटॉमिक फोर्सेस काम करते हैं। कैसे? हल्का कैसे होगा? गैस का जो फोर्स होता है वो हल्का कैसे होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो आप क्या करो कि अगर हम सपोज करो कि मैं इस रूम में अपना सिलेंडर लेके आ जाऊं और उसका नोजल मैं खोल दूं, ओपन कर दूं, तो गैस क्या होगा? इस पूरे रूम में भर जाता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पूरे रूम में भर जाएंगे। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो अट्रैक्शन का फोर्स है ही नहीं, उसको खुला छोड़ दो, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सॉलिड्स के बीच में वेरी लेस फोर्स ऑफ रिपल्सन, या एग्जैक्टली, गुड गुड। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो काम कर रहा होता है ना, ये इंटर एटॉमिक फोर्स, दो एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, ये वेरी स्ट्रांग होते हैं, हम ये मान के चलेंगे।
ठीक है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, तभी सॉलिड सॉलिड होता है। लिक्विड में वो सॉलिड से कम होता है तो लिक्विड ले लेता है, गैस में सबसे कम होता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस तो गैस बनता है। ठीक है, बट इसको समझने के लिए हम अब सवाल ये है कि जब मैंने बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, मैंने क्या किया, बॉडी को डिफॉर्म किया। अगर ये मेरा पेन है, मैंने इसको स्ट्रेच आउट किया दोनों तरफ से, या फिर हाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है, सही है, अगर मैंने इसको स्ट्रेच आउट किया, ठीक है, तो वो वापस अपना शेप रीगेन क्यों करता है? इलास्टिक बिहेवियर है क्या? सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर से आप क्या समझते हो? बॉडी अपना शेप रीगेन कर रहा है, तो रीगेन क्यों करता है, ये सवाल है। हम अभी क्या करने जा रहे हैं, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स को जब मैंने डिफॉर्म किया, डिफॉर्मेशन फोर्स को जब मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद सॉलिड अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेता है। तो आखिर सॉलिड में हो क्या रहा है कि वो रीगेन करता है? क्लियर? सॉलिड के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है कि वो रीगेन करता है? तो बेसिकली होता क्या है, सॉलिड्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे होते हैं जो कि काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, स्ट्रांग इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम करते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? तो अब होता क्या है, जो एटम है ना, ये इसके आसपास ढेर सारे एटम्स होते हैं, एक एटम्स के आसपास ढेर सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो होता क्या है कि अब जब आप इसको डिफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो आप एक्चुअल में आप क्या करते हो, आप इस एटम के इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर देते हो। आपने क्या किया, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, एटम का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है ना, उसको आप डिस्टर्ब कर देते हो। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है ना, उसको आप डिस्टर्ब कर देते हो। इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स, अ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, जब कभी आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो आपने क्या किया, उस एटम के इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब, एटम का इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। अब यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्स जो है ना वो पिक्चर में आएगा। आपने क्या किया, डिफॉर्म कर दिया बॉडी को। डिफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, आपने उसको उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने उसको हिला दिया, हटा दिया। इक्विलिब्रियम में था, वो शांत था, बहुत खुश था, जिंदगी बहुत उसकी मतलब मस्त चल रही थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको डिफॉर्म कर दिया, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट गया। अब वहां पे जो दो एटम्स के बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो लग रहा है ना, वो पिक्चर में आएगा। या एग्जैक्टली, तो वो क्या करेगा, इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करेगा, जैसे आपने अगर दोनों एटम्स को दूर कर दिया था, दूर आपने किया था, तो आपने एक एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा था। जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हो, एटम्स के बीच में लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स उस एटम को वापस अपने मीन पोजीशन पे लेकर के आने की कोशिश करता है, और इस वजह से बॉडी जो है ना अपना शेप को रीगेन कर लेता है। इस एग्जांपल को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग का मॉडल लेते हैं, स्प्रिंग बॉल मॉडल लेते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया, और इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये जो बॉडी है ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये बॉडी का एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे जो बॉल है, ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, यानी रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मैंने फोर्स अप्लाई किया दोनों बॉल्स पे, जो स्प्रिंग से मैंने दो बॉल अटैच कर रखे थे, दोनों पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब क्या होगा, स्प्रिंग स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा क्या, ठीक है ना, स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा ना, तो अब कुछ शेप जो है ना वो ऐसा हो जाएगा, क्या देखो, तो ये ब्लॉक यहाँ चलाएगा, रिपेल, ये ब्लॉक यहाँ चलाएगा, एंड स्प्रिंग अब जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, बॉल मेरा यहाँ आ गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बताओ भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? स्प्रिंग पे मैं जब एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। ओके गुड, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना? चलो, गुड 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 गुड। चलो, ये मेरे दो बॉल्स हैं, है ना, मैंने दो बॉल यूज किए थे, सपोज करो कि मास इसका एम मान लो, रिपीट कर दीजिए। कनिका देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने एक स्प्रिंग से दो बॉल अटैच किया, ठीक है, ये बॉल्स है मेरे, एक बॉल ये और एक बॉल ये, दो बॉल मैंने अटैच किए। ठीक है, बॉल जो था वो रेस्ट में था, ये स्प्रिंग क्या है, रेस्ट में है। स्प्रिंग रेस्ट में है, तो दोनों बॉल्स जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये दोनों इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मैंने क्या किया,
मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के बाद मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद क्या होगा बताओ। अभी जो मैं फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके मैंने इसके शेप को तो बिगाड़ दिया, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैंने हिला दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, और अब मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव कर दे रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, अट्रैक्शन, यस गुड। देन उसके बाद क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स, ये स्प्रिंग की बात हो रही है। इंटर एटॉमिक फोर्स पे मैं अभी नहीं आया हूं संगीता, ये बेसिकली ये मॉडल एटम और इंटर एटॉमिक फोर्सेस का ही है, बट इस पे मैं पहले स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल शेप टू अटेन मिनिमम स्टेबिलिटी द बॉडी, ठीक है ठीक है ठीक है, और यस ठीक है ठीक है। बॉल्स के साथ क्या होगा ये बताओ ना, बॉल्स के साथ क्या होगा, बॉल्स के साथ क्या होगा क्या बॉल अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस से गेन कर लेगा? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी ठीक है। क्या बॉल अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस से गेन कर लेगा? बॉल, जो दोनों बॉल है, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली, बॉल अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस से गेन कर लेगा। ठीक है, गुड 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 मुस्कान। चलो आ जाओ, देखो देखो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस फोर्स को जब मैंने रिमूव किया ना, जैसे ही मैंने इस फोर्स को रिमूव किया, ये बॉल जो है ना वापस से अपने शेप, अपने जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को वापस कर लेगा। ठीक है, बॉल अपने इक्विलिब्रियम को, हाँ कनिका ठीक है। तो एक्चुअली में स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाया इन दोनों बॉल्स को वापस से अपनी जगह पे रिस्टोर करने के लिए। स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाया वापस से, मैंने जो फोर्स लगाया था उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ था, ये मेरा डायरेक्शन है डिफॉर्मिंग का। स्प्रिंग जो है ना वो इसको वापस से अंदर की ओर खींचेगा। समझ में आ रहा है? मैंने जो फोर्स लगाया इस बॉडी को, इस सिस्टम को डिफॉर्म करने के लिए, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, ये देखो। स्प्रिंग जो है ना वापस से इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और वापस एक समय के बाद, एक समय के बाद ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, और यही सब कुछ एटम्स के बीच में हो रहा होता है। ठीक है, ये स्प्रिंग बॉल मॉडल था, इसको हम स्प्रिंग बॉल मॉडल बोलते हैं। चलो, यहाँ पे बॉल क्या है और स्प्रिंग क्या था। अगर स्प्रिंग, अगर मैं एटम्स और इंटर एटॉमिक फोर्सेस की बात करूं, तो यहाँ पे बॉल क्या है और स्प्रिंग क्या है, ये बताओ अब। बॉल क्या क्या जगह ले लेगा एटम्स में भी, जो जब मैंने किसी बॉडी को डिफॉर्म किया था, मैंने उसको स्ट्रेच आउट किया था, डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने रिमूव कर दिया, या गुड, बॉल एटम है संगीता, सही सही बोल रही है। एक्चुअली में जो बॉल्स है ना ये एटम्स होते हैं, और ये स्प्रिंग जो है ना वो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हो ना, स्प्रिंग फोर्स, जब आप बॉडी को, जब आप डिफॉर्म करते हो ना, तो होता क्या है, बॉडी का जो एटम होता है ना वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाता है, मूव कर जाता है। लेकिन उस बॉडी, उस एटम्स के बीच में लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो वापस से उस एटम को उठाकर अपने जगह पे ले आता है। पहले बॉडी डिफॉर्म हो गया, बॉडी का लेंथ बढ़ गया ना, इसको मैंने स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ गया था, ये बॉडी डिफॉर्म हो गया। जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, ये बॉडी अपना से वापस से गेन कर लेता है। क्यों किया? क्योंकि इसके एटम्स जो थे ना वो वापस से अपने जगह पे आ गए हैं। वो एटम्स वापस से अपनी जगह पे क्यों आ गए हैं? क्योंकि दो एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेज काम कर रहा होता है, जो जो कि वो उस एटम को वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले आता है। ठीक है क्लियर है? इस स्प्रिंग को मैं क्या समझूंगा, इंटर एटॉमिक फोर्स की तरह मैं ट्रीट करूंगा, इंटर एटॉमिक फोर्स। और ये जो बॉल है, ये बॉल क्या है हमारा, ये एटम है। ठीक है, चलो अब देखो ये मॉडल, देखो ये जो मॉडल है ना, ये कुछ ऐसा मॉडल एक होता है, ये हमारा एक मॉडल होता है। इसमें क्या है, ये जो सारे ब्लॉक्स है ना, ये सारे जो ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये एटम्स हैं, ये सारे एटम्स हैं। अब जब इसको डिफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, डिफॉर्म करोगे इसको, अगर अगर इसको आप स्ट्रेच करोगे तो इसका बॉड, इसका शेप बिगड़ जाएगा ना, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा इसका शेप। लेकिन जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे ना, तो ये बॉडी वापस से अपना सारा शेप को रीगेन कर लेता है। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये बॉडी अपना सारा शेप जो है ना वो रीगेन कर लेगा। तो रीगेन क्यों करता है? क्योंकि ये जो जितने एटम्स आपको दिख रहे हैं, ब्लैक कलर्स के जो बॉल दिख रहे हैं, उनके बीच में जो स्प्रिंग दिख रहा है, वो स्प्रिंग एक समझाने के लिए यूज किया गया है, बट एक्चुअली में एटम्स के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स काम कर रहा होता है। ठीक है,
और वो इंटरएटॉमिक फोर्स जैसे ही आपने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, यानी पहले हमारा क्या था, दो एटम था ये दो एटम था, इसको मैंने फोर्स लगा के इधर इधर इलोंगेट कर दिया, इधर इधर लगा दिया, तो बेसिकली ये इसका इक्विलिब्रियम था। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक जो थे ना वो रेस्ट में थे तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को यहाँ ले आया। ठीक है, जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हो गया। अब मैं इस अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव कर देता हूं तो वापस से ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो दोनों बॉल्स हैं, ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे और स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो बॉडी को मैं डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने के बाद मैंने डिफॉर्मेशन फोर्स को हटा दिया। डिफॉर्मेशन फोर्स को हटाते ही वो सारे बॉडी जो है ना, वो बॉडी जो डिफॉर्म हो गया था, जो जो लंबा हो गया था, वो वापस से अपने जगह पे चला आता है। दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी इलास्टिक, बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर हम इसी को बोलते हैं। बॉडी के अपने शेप को रिगेन कर लेना उसका इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है। क्लियर है? एटम्स, स्प्रिंग्स, इंटरएटॉमिक फोर्सेस, बॉल्स, सब कुछ समझ में आया? ओके ख्याति, ठीक है देखो ख्याति, देखो मैं क्या बता रहा हूँ ख्याति, ध्यान से सुनो ओके शीतल, ठीक है, सिपू, ओके सिपू। तो मैं एक स्प्रिंग मॉडल, जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स को मैंने स्प्रिंग मान लिया, और एटम्स के बीच में, ठीक है सोनी, गुड गुड, एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स, उसको मैं एक स्प्रिंग से दिखा रहा हूं। ठीक है, दो एटम्स हैं, ये मेरा क्या है, एटम है, ये भी मेरा एक एटम है, और ये जो स्प्रिंग है ना, ये इंटर एटॉमिक फोर्स है। इंटर एटॉमिक फोर्स की तरह इसको ये काम करेगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये जो पोजीशन है एटम का, ये कैसा पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का पोजीशन यानी कि बॉडी जो है ना, जिस बॉडी को मैं अभी ले रखा हूं, वो बॉडी अभी तक डिफॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ये पेन है तो ये डिफॉर्म नहीं हुआ है ना, ये रेस्ट में है, सारे एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं। ये हमारा ये केस है। अब मैंने क्या किया, इस पेन को दोनों तरफ से स्ट्रेच करना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, इसको भी मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और इस दो एटम को भी मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो अब क्या होगा, जो एटम्स होते हैं उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहा होता है। तो बेसिकली ये एटम जो है ना, वापस से ये एटम यहाँ आ जाएगा और ये एटम यहाँ आ जाएगा। अब स्प्रिंग जो है ना, वो कुछ स्ट्रेच हो जाएगा। बेसिकली ये स्प्रिंग नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने स्प्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग अपने अंदर क्या करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। हमने जो फोर्स लगाया, जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स था, वो इस डायरेक्शन में है ना, हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है क्या, लेकिन स्प्रिंग जो है ना, वो इस एटम को वापस से अपने पोजीशन पे लाने के लिए, वापस से अपने मीन पोजीशन पे लाने के लिए, इन दोनों एटम्स को, ये स्प्रिंग वापस से अपने मीन पोजीशन पे लाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करेगा इस एटम पे, उल्टा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग, ठीक है, और बेसिकली ये स्प्रिंग को ही मैं क्या, इस स्प्रिंग को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटर एटॉमिक फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एटम्स और इंटर एटॉमिक फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। समझाने के लिए मैंने स्प्रिंग बॉल मॉडल लिया है। मैंने क्या लिया है, स्प्रिंग बॉल मॉडल। क्यों लिया है, समझाने के लिए, ताकि आप एटम्स और एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को अच्छे से समझ सको। दो एटम्स के बीच में स्प्रिंग नहीं लगे होते हैं, बी क्लियर, दो एटम्स के बीच में स्प्रिंग नहीं लगे होते हैं, हमने समझाने के लिए स्प्रिंग को लिया हुआ है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया, ये एटम जो है ना, ये एटम वापस से अपने मीन पोजीशन पे आएगा, ये एटम वापस से अपने मीन पोजीशन पे आएगा। ठीक है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स इस बॉडी के शेप को बिगाड़ दिया था, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को मैंने रिमूव किया, एटम वापस से अपने पोजीशन पे आ गया। अगेन ये अपना शेप रीगेन कर लेगा, अगेन अपना ये पोजीशन जो है ना वो रीगेन कर लेगा, और अगेन ये इक्विलिब्रियम पे आ गया क्या। ठीक है, अगेन ये इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर क्या कहलाता है, इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है ना। ये बिहेवियर हमारा क्या कहलाएगा, इलास्टिक बिहेवियर, है ना, बॉडी के अपने शेप को रीगेन कर लेना, यही हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक बिहेवियर कैसे शो किया, बॉडी अपना शेप को रीगेन कैसे कर लिया, समझ में आया।
अब सोचो कि दो एटम्स अपना सेप रीगेन कर लिया ना, ये अपने इक्विलिब्रियम पे चला आया। ऐसे ऐसे ढेर सारे एटम्स हैं, सारे एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस लग रहे होंगे, सारे एटम्स अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, बॉडी वापस से अपना सेप रीगेन कर लेता है। ठीक है, ओके ख्याति, चलो आ जाओ, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे थे तो अभी हमने ये देखा, ओके सीपू, ठीक है जानवी, तो हमने ये देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है किसी बॉडी को जब आप डिफॉर्म करते हो तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ना, होता है ना। और किसी भी बॉडी को जब आप डिफॉर्म कर रहे होते हो, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो वो डिफॉर्मेशन स्मॉल होगा या लार्ज होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा। जो डिफॉर्मेशन है, मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, क्या, एटम, एटम पे डिपेंड तो करेगा, हाँ सही है। बट ये डिफॉर्मेशन लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे हम। पहला क्या होगा, मटेरियल ऑफ द बॉडी, बॉडी किस मटेरियल का बना हुआ है। एंड दूसरा क्या है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, यस, वेरी गुड दीपा, ये सही बोल रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बिल्कुल सही, मैं यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, कोई बॉडी कितना ज्यादा डिफॉर्म हो गया या कोई बॉडी कम डिफॉर्म हुआ, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या वॉइस नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो वॉइस आ रही है ना, सब आ रही है, हाँ आ रही है वो, बिल्कुल क्लियर है वॉइस, हाँ ठीक है। आपका नेटवर्क इशू होगा भाई, जो भी बोल रही है, वो एक बोल रही है वो वॉइस नहीं आ रही थी, वीडियो नहीं आ रही है, वो नेटवर्क इशू होगा, आप जरा उसको देखो, ठीक है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क इशू होगा, एग्जैक्टली सिप्पू, हाँ ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है चलो, आओ देखते हैं यार, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्ट याद रहेगा क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मटेरियल ऑफ द बॉडी, आपने कौन सा मटेरियल ले रखा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई किया था ना, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था तो एक रिस्टोरिंग फोर्स भी आया था क्या। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे रिस्टोरिंग फोर्स से मतलब होता है, मुझे डिफॉर्मिंग फोर्स से मतलब नहीं होता है। जो स्ट्रेस जो आने वाला है, जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, वो रिस्टोरिंग फोर्स से आता है। लोगों को लगता है कि जो हम अप्लाई करते हैं उससे क्या स्ट्रेस डेवलप होता है, नहीं, स्ट्रेस उससे डेवलप नहीं होता है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये बात आप याद रखना। जो रिस्टोरिंग फोर्स जो आपने डिफॉर्मेशन अप्लाई किया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, सपोज करो कि इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ से, तो ये क्या है, ये डिफॉर्मिंग है। ठीक है, तो बॉडी अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, बॉडी अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कनक, मैं यही बात बता रहा हूँ, दिस इज माई पॉइंट। ये पॉइंट याद रखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो यही पे काम देने वाला है। रिस्टोरिंग फोर्स हमें मतलब होता है, हमें डिफॉर्मिंग फोर्स से मतलब नहीं होता है। बहुत लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स से डिफाइन कर देते हैं, बट डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स होता है। बॉडी अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। बॉडी अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्यों डेवलप करता है, बताओ क्या वजह है, बॉडी अपने अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कैसे डेवलप कर लिया था, क्या हो रहा था बॉडी के अंदर, बताएगा कोई, बताओ बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्यों डेवलप हुआ था, बॉडी आखिर आखिर क्या चेंज हुआ था।
प्रेजेंस ऑफ एटम ठीक है, और ठीक है प्रेजेंस ऑफ एटम सही है, और क्या हो रहा होगा अगर एटम प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है बताओ। इंटर एटॉमिक फोर्स, एग्जैक्टली संगीता, ये चीज मैं पूछ रहा था, अट्रैक्शन, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे होते हैं और उसी को मैंने क्या नाम दिया है, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया है, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगा। तो अप्लाइड फोर्स मेरा अगर इस डायरेक्शन में है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा डिफॉर्मिंग, देन रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, दोनों बराबर होंगे ना, एफ आर जो होगा ना वो एफ डी के बराबर होगा, ठीक है। और ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्लियर। तो मैं ये बता रहा था कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा ना, जब बॉडी को आप डिफॉर्म करोगे तो बॉडी अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, और यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा स्ट्रेस कहलाता है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज नोन एज स्ट्रेस, या एग्जैक्टली स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का अगर आप यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। डायमेंशन की बात करोगे तो ये होता है कुछ एम, एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहोगे, मैथमेटिकली स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये देख रहे हो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और यूनिट एरिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वेरी गुड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। स्ट्रेस में एक चीज आपने नोटिस किया ना, मैं उसी चीज को इम्फेसाइज कर रहा हूँ, स्ट्रेस जो डिफाइन होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेस किसके लिए डिफाइन हो रहा है, रीस्टोरिंग के लिए डिफाइन हो रहा है। जिस फोर्स को लगा करके आपने उसके शेप को बिगाड़ा, उसके साइज को बिगाड़ा, उसके डायमेंशन को बिगाड़ा, उस फोर्स से मुझे मतलब नहीं है, उस फोर्स से स्ट्रेस को मतलब नहीं है। स्ट्रेस को हम डिफाइन उससे करते हैं कि भाई उस बॉडी ने अपने अंदर कितना फोर्स डेवलप किया था अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, हमारा उससे मतलब होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्लियर, ये याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना इसमें रीस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स के लिए डिफाइन होता है, स्ट्रेस जो है ना ये रीस्टोरिंग फोर्स के लिए डिफाइन होता है, सेम एग्जैक्टली, स्ट्रेस जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए डिफाइन होता है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स से स्ट्रेस को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलो अब किसी बॉडी को शेप को बिगाड़ने के लिए, ये देखो स्ट्रेस का डिफिनेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब किसी बॉडी को, अब बॉडी, अब ध्यान से देखो, किसी बॉडी को मैं, अ बॉडी कैन चेंज इट्स डायमेंशंस बाय थ्री वेज। बॉडी के डायमेंशन को हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, थ्री वेज, ठीक है। बॉडी के डायमेंशन को हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, वेरी गुड। बॉडी के डायमेंशन को हम तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, चलो अब तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों को आज बारी बारी से पढ़ेंगे, तीनों को आज खत्म करेंगे, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो पेशेंस रख के आराम से पढ़ो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, एटम्स, या कंप्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है, हाँ ठीक है, कनिका आ रहे हैं, उस पे हम आ रहे हैं, कनिका, जानवी, ओके। और बताओ भाई, सब इन्वॉल्व हो, और कौन है, करिश्मा, कोमल सर, रिस्टोरिंग फोर्स मीन ओवरऑल फोर्स बिटवीन एटम्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो सही बोल रही है, सारे एटम्स का मिला के ना, जितने एटम्स होंगे सबका मिला के रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, ओके क्लियर। और भी बताओ, मनीषा, हलीम, खुशी, खुशी तो दो दो है, यासिका, ओके सर थैंक यू, ठीक है चलो, स्नेहा, ओके, ठीक है चलो आ जाओ, तीनों को अब हम बारी बारी से हम तीनों को अभी देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तो जल्दी से देख लेते हैं ना, ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीन तरीके से मैंने किसी बॉडी को डिफॉर्म करने का मेरे पास तरीका है, मेरे पास
तीन तरीके हैं, तीनों तरीके हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, एकदम एक बार में याद हो जाना चाहिए। बार बार एक ही काम को नहीं करना है ना, हमें पूरा याद कर लेना है एक बार में। तो पहला तरीका जो है ना, पहला तरीका हम क्या करेंगे, फोर्स जो होगा ना, फोर्स को हम परपेंडिकुलर टू द एरिया अप्लाई करेंगे। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। फोर्स को मैंने कैसे अप्लाई किया, क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई किया। दूसरा तरीका क्या होगा डिफॉर्म करने का, फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया, ठीक है, फोर्स को हम पैरेलल के एरिया लाए। तीसरा तरीका क्या होगा, यस, फोर्स इज नॉर्मल टू द, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ये तीन तरीके से हम बॉडी को डिफॉर्म करेंगे। बॉडी को डिफॉर्म हम तीन तरीके से करेंगे। पहला तरीका होगा हम फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लगाएंगे, दूसरा तरीका होगा हम फोर्स एरिया के पैरेलल लगाएंगे, और तीसरा तरीका होगा उस पूरे के पूरे बॉडी पे, बॉडी के हर पॉइंट पे एक नॉर्मल फोर्स हम लगा रहे होंगे, ठीक है। इन तीन तरीकों से हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे। पहला तरीका पे आते हैं ना, आ जाओ पहले तरीके पे आते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट मैंने क्या बोला, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। चलो ये कैसे होगा, आ जाओ देखते हैं। सपोज करो ये मेरा ये मेरा एक सॉलिड है ना, ये मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है यार। चलो अब ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, ये एरिया और ये एरिया, पहला तरीका क्या बताया मैंने, नॉर्मल अप्लाई करने वाला हूँ। पहला तरीके में मैं नॉर्मल अप्लाई करूँ। नॉर्मल अप्लाई करने के दो तरीके, या तो मैं इसको एक्सटर्नली आउटवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, और या तो फिर मैं इनवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन, या तो मैं आउटवर्ड अप्लाई करूंगा या तो मैं इनवर्ड अप्लाई करूंगा। दो तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना। इस एरिया के नॉर्मल, दिस इज एरिया, ये एरिया और ये एरिया, एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, दिस इज परपेंडिकुलर। क्लियर, अप्लाई करने का तरीका समझ में आया। अब अगर जब, अब आप अगर इस एरिया को इस स्फीयर, इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर फोर्स लगा रहे होगे ना, बाहर की ओर अगर आप फोर्स लगाओगे, देन ये अपने अंदर क्या करेगा, अगेन एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा क्या, देन दिस रीस्टोरिंग फोर्स, बस यही याद रखना है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको स्ट्रेस तो बोलूंगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही, लेकिन ये कौन से स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये ठीक है। अब सोचो कि अब दूसरा क्या है, सपोज करो कि ये जो हमारा सिलेंडर था, इस बार मैंने इस सिलेंडर में, ठीक है कोमल, इस बार मैंने इस सिलेंडर में अंदर की ओर फोर्स लगाया ना, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो अंदर की ओर मैंने लगाया, ठीक है। अगेन बॉडी अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा क्या, ठीक है। देन दिस रीस्टोरिंग फोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, सब तो पढ़े हुए हो यार तुम लोग, बहुत जीनियस हो भाई। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगेन रीस्टोरिंग और कंप्रेसिव दोनों को एक साथ हम कर देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हम आगे आ रहे हैं खुशबू। लॉन्गिट्यूडिनल के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। इन दोनों को ना, इन दोनों को यानी कि टेंसाइल को और कंप्रेसिव को, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक बक्से में ले जाकर रख दिया। इन दोनों को कंबाइंड हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बोला करेंगे। क्लियर है, टेंसाइल स्ट्रेस कैसे है, क्लियर है। जब आप अवे फ्रॉम द बॉडी अगर आप लगा रहे होगे फोर्स तो टेंसाइल आएगा, जब आप बॉडी की तरफ लगा रहे होगे यानी उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। और इन दोनों को ही, ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या बोल दिया, लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया, ठीक है। सब कुछ याद हो जाना चाहिए, घर जाके कोई नहीं पढ़ाई करेगा, हम सब अभी याद करेंगे हम लोग। टेंसाइल एंड दिस इज कॉम्प्रेसिव,
ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था। फर्स्ट वन क्लियर? क्लियर, चलो आ जाओ आप। ठीक है, एक तरीके से मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया ना। दूसरा तरीका ढूंढते हैं अब हम। हमारा दूसरा तरीका क्या था? फोर्स इज पैरेलल, फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर मैंने लिया। हाँ ठीक है, फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया। ये जो एरिया है ना हमारा, ये एरिया है ना, ये एरिया है दोनों। पिछली बार में मैंने क्या किया था? मैंने इस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था। ठीक है, इस बार मैं परपेंडिकुलर नहीं लगाऊंगा, इस बार मैं पैरेलल लगा रहा हूँ। ठीक है ना, पैरेलल लगा रहा हूँ। क्लियर? इसका शेप बिगड़ेगा कैसे? कैसे बिगड़ रहा होगा ये शेप जो है ना, वो बिगड़ के कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा ना, ये ना कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये शेप बिगड़ गया ना। ये ऐसे था ना, जो ऐसा, ये ना अब ऐसा टिल्ट हो गया है ना, ये ऐसे टिल्ट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? बताओ। अब सपोज करो कि इसको इसको आसानी से समझने के लिए ये बुक देखो, ये बुक है ना, ये बुक, इस बुक के सरफेस के, मतलब ऐसे मैं लगा रहा हूँ ना, ऐसे। अगर मैं ऐसे प्रेस करता तो ये लॉन्गिट्यूडनल की श्रेणी में चला जाता। ये कहाँ चला जाता? मैं इसको अगर ऐसे प्रेस करूंगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल में चला जाएगा। बट मुझे कहाँ फोर्स लगाना है? फोर्स ये जो एरिया है, इस एरिया के पैरेलल लगाना है। तो पैरेलल लगाने पे देखो ना, ये थोड़ा सा ये आगे क्यों निकल जा रहा है? ये जो इसका जो मुंह है ना, ये आगे निकल जाता है। ये देखो ऐसे हो जाता है ये, है ना, ये ऐसे जो इसका जो है ना, जो वर्टिकल डायरेक्शन जो था ना इसका, ये वाला, ये ना ऐसे हो जा रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, आगे की ओर टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये डिफॉर्म हुआ। जैसे ये डिफॉर्म होगा वैसे ही इसके अंदर एक डिफॉर्मिंग फोर्स पैदा हो जाएगा। डिफॉर्मिंग नहीं यार, रीस्टोरिंग, सॉरी सॉरी, रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप करेंगे ना, रीस्टोरिंग फोर्स। एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स, यस, शियर स्ट्रेस, this restoring force per unit area is called shear stress. क्लियर? शियर स्ट्रेस में किसी को कुछ डाउट है? क्लियर हुआ? अब देखो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। सपोज करो कि ये टेंजेंशियल फोर्स, हाँ हाँ खुशबू, इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं। फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया, इसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं और इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, सही बोल रही है ये। सर इट्स शियर और शेयर नहीं है, शेयर नहीं, SHARE नहीं है, शियर, SHEAR, शियर, शियर स्ट्रेस। ठीक है, और शियर स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। टेंजेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया के टेंजेंट पे हम लगा रहे हैं। ये हमारा बुक है, तो एक तो परपेंडिकुलर मैंने लगाया, ठीक है, और फिर एक टेंजेंशियल लगा रहा हूँ, मैं टेंजेंट के लॉन्ग लगा रहा हूँ, है ना, मैं टेंजेंट के लॉन्ग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको टेंजेंशियल, इस फोर्स को आप टेंजेंशियल भी बोल सकते हो। दिस इज टेंजेंशियल, कोई ये अलग चीज नहीं है। टेंजेंशियल, हाँ, उस एंगल पे हम आएंगे, एंगल पे हम आएंगे, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ में हल्का सा देखो यहाँ पे चेंज आया क्या? सपोज करो ये डेल्टा एक्स है, इसका लेंथ एल था। अगर वर्टिकल से ना, इसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है थीटा का। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? व्हाट इज डेल्टा एक्स? क्या है डेल्टा एक्स? क्या है? डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑपोजिट फेसेस। दोनों जो ऑपोजिट फेसेस है ना, उसके बीच का ये ऑपोजिट फेसेस। क्लियर है क्या? बताओ, यहां तक क्लियर है? शियर स्ट्रेस क्लियर हुआ या किसी को डाउट है?
एक और बच गया हाइड्रोलिक, उसको भी हम फिनिश करेंगे, बस 5 मिनट और। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्लियर है? ठीक है, बॉडी को मैंने डिफॉर्म किया, मैंने टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स लगाया, टेंजेंट के अलॉन्ग जो फोर्स लगाया बॉडी डिफॉर्म हो गया, है ना, एक आगे चला गया एक पीछे चला गया। ठीक है, डिफॉर्म करने के बाद क्या होगा, बॉडी अपने अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ठीक है कनिका, वेरी गुड कनिका। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे, और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। चलो आ जाओ, एक और लास्ट वाला है ना। अब तीसरा तरीका, दो तरीके मैंने लगा लिए। मैंने एक तरीके में क्या किया था बताओ, पहले तरीके में मैंने क्या किया था, मैंने फोर्स कैसे लगा रहा था, एरिया के, मैं फोर्स एरिया के किस डायरेक्शन में लगा रहा था, पहले वाले में परपेंडिकुलर लगा रहा था कोमल, फर्स्ट टाइम में परपेंडिकुलर लगाया था। यस एग्जैक्टली। और सेकेंड टाइम मैंने क्या किया था, एरिया के पैरेलल लगा रहा था। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही जानना होता है। वेरी गुड कनक, वेरी 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 गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ, तीसरा देखते हैं जल्दी से। थर्ड वन, हम क्या कर रहे होते हैं, हाँ खुशी, ठीक है खुशी, सोनी पैरेलल, ठीक है। थर्ड में मैंने किया था, फोर्स इज नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट, सभी पॉइंट पे हम क्या कर रहे होंगे, उसके नॉर्मली अप्लाई कर रहे होंगे। ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो एक सपोज करो एक टब लेते हैं, इस टब में पानी भर देते हैं ठीक है, इस टब में मैंने पानी भर दिया, इस टब में मैं एक स्फेयर को रख देता हूं, ठीक है, और ये टब में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर है? टब है, टब में पानी भरा हुआ है। अब ये पानी क्या करेगा, पानी इसके स्फेयर के हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, पानी क्या करेगा, इस स्फेयर के हर पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, जो क्या होगा, नॉर्मल है ना, ये देखो ये बिल्कुल 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई करेगा चारों तरफ से, ठीक है। नॉर्मल अप्लाई करने से होगा क्या, ये जो स्फेयर है ना, ये स्फेयर डिमिनिश कर जाएगा, डिमिनिश मतलब कि सिकुड़ जाएगा, हल्का सा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने इस पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके आपने इसके शेप को बिगाड़ दिया। अगर आपने इसके शेप को बिगाड़ दिया तो अगेन आपने क्या किया, इसके एटम्स का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, अगेन उसके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिव करके वो क्या करेंगे, वो इस स्फीयर के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेंगे, and then again restoring force per unit area is called stress, and this particular stress is called hydraulic stress, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये बॉडी का जो शेप है ना, ये बॉडी का शेप चेंज कर गया, ये बॉडी जो है ना, स्फीयर जो है ना अब छोटा हो गया, सिकुड़ गया, स्फीयर सिकुड़ गया, ठीक है। लेकिन स्फीयर के अंदर क्या होगा, एक बाहर की ओर एक फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा ये स्फीयर, ठीक है, ये क्या करेगा, रीस्टोरिंग, ये क्या करेगा, स्फीयर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा, एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, एंड इस केस में इस पर्टिकुलर स्ट्रेस को मैंने नाम दे दिया हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। बस यही एक लाइन तो याद करना है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको याद रखो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, नहीं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये डिफॉर्मिंग बोलो ना, मैंने इसको डिफॉर्म किया एंड देन वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक भी इसको हम लोग बोलते हैं, कोई कोई बुक में देखोगे वॉल्यूमेट्रिक भी बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इस स्फीयर को अगर आप इस लिक्विड के बाहर लेकर के जाओगे, ये स्फीयर वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा,
क्यों रीगेन करेगा? क्योंकि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो चुका है। बाहर निकालने का मतलब क्या है? आपने क्या किया? बाहर निकालने से आपने क्या किया? आपने बाहर निकाल करके इस बॉडी पे लगने वाला डिफॉर्मिंग, हाँ ठीक है कनिका, बाहर निकाल के आपने इस बॉडी पे लगने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। बाहर निकाल करके इस बॉडी को, इस पानी से बाहर निकाल करके आपने क्या किया? इस पे लगने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया। अब आपने जैसे ही हटा लिया, जो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो चुका था, वो रिस्टोरिंग फोर्स वापस से उस स्फीयर को अपने शेप में, ओरिजिनल शेप में लेके चला आएगा। फ्री वर्टिकल मोशन, वर्टेक्स मोशन नहीं, वर्टिकल मोशन होगा ना, वो आगे पढ़ेंगे, आगे है। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ईच पॉइंट। ये तीन तरीके से हमने डिस्ट्रॉय किया। यस एग्जैक्टली, वो एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। हमने तीन तरह से बॉडी को डिफॉर्म किया ना। चलो तीनों तरीका बताओ। फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स इज पैरेलल एंड फोर्स इज नॉर्मल टू एवरी पॉइंट। तीन तरीके आप टाइप करो अभी, राइट नाउ। पहला है फोर्स इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के दो टाइप, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फोर्स इज परपेंडिकुलर, सेकेंड फोर्स इज पैरेलल एंड थर्ड इज फोर्स इज नॉर्मल टू ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस। फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है, गुड वंशिका, गुड गुड गुड, वेरी गुड, सब याद हो जाना चाहिए एकदम। ये तो खिस्सा कहानी चल रहा है, मैं तो कहानी ही पढ़ाता रहता हूँ। फोर्स इज पैरेलल, गुड खुशबू, हाँ वंशिका ठीक है। फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है। फोर्स इज पैरेलल, हाँ ठीक है। फोर्स पैरेलल भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ये दो तरीके से मैंने डिस्ट्रॉय किया। तीसरा तरीका बताओ। फोर्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, फोर्स इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, एग्जैक्टली। फोर्स इज नॉर्मल टू ईच पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे सेम नॉर्मल लगना चाहिए, तभी वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस डेवलप करता है। टू द सरफेस ईच एंड एवरी पॉइंट, नॉर्मल टू ईच पॉइंट, यस वंशिका, ये पॉइंट आप जरूर मेंशन करोगे। हर पॉइंट पे वो नॉर्मल लगना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स टू ईच पॉइंट इन द सरफेस, हाँ ठीक है ठीक है, नॉर्मल फोर्स इज नॉर्मल टू ईच पॉइंट, एग्जैक्टली। ये आपको मेंशन करना होगा ईच पॉइंट, ठीक है, तभी जाकर के वो उसका शेप जो होता है ना, वो स्फीयर का स्फीयर ही रहता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है किसी को तो पूछो, अदरवाइज लीव क्लास ओवर हो गई। ठीक है, फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, यस, नो डाउट, ओके गुड। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते तो डाउट कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली ना, इतना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ तो डाउट कैसे रहने दूंगा? स्फीयर एक्चुअल पोजीशन पे क्यों आ जाता है? रिया पूछ रही है स्फीयर एक्चुअल पोजीशन पर क्यों आ जाता है। ठीक है रिया, मैं भी बता रहा हूँ, बाकी आप लीव कर सकते हो, जिनको जाना है वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ टेस्ट कब होगा? ये 13 नवंबर को प्रपोज है, बट शायद वो डिले होने वाला है, वो 13 को नहीं होगा। ठीक है, वो डिले होगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, वो हमें भी नहीं बताया गया अभी तक, वो चल रहा है मैनेजमेंट। फोर्स इज नॉर्मल टू सर सरफेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हाँ बोलो, बोलो संगीता। सर मैं एक्चुअली 13 तारीख को ना हमारा एक एग्जाम भी वॉइस, होगा सीट का, तो फिर सर हम कैसे देंगे उसे? हाँ हाँ संगीता, हम लोग को पता है, हमें पता है संगीता, आपका एक एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से हम उस टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, 13 को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एग्जाम किसी और दिन होगा। ठीक है, किस चीज का एग्जाम है सर? ये एग्जाम आप वंशिका आपने अटेंड नहीं किया है क्या? दो ओरिएंटेशन क्लासेस कल और परसों आपकी लगी होगी, आपने अटेंड नहीं किया है क्या वंशिका? अरे ये एक टेस्ट होने वाला है वंशिका, ठीक है, एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें जिस टेस्ट के थ्रू हम बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक फोटोन और एक कैटलिस्ट, दो अलग बैचेस बन रहे हैं, फोटोन और कैटलिस्ट। हाँ हाँ, ये यस यस, वही वाला ना वंशिका, वही। हाँ तो उसी का टेस्ट होने वाला था ना, 13 नवंबर को टेस्ट होने वाला था, बट 13 को आपके केस में, या चेकिंग योर परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ 13 को है। तो वंशिका फिर कंफ्यूज कर रही है, सुनो वंशिका, वो कंफ्यूज कर रही हो आप। एक्चुअली में जो आपकी मैम ने बताया है ना, वो स्कूल की मैम ने बताया है ना, तो स्कूल की मैम ने आपको जो बताया है ना, वो कोई और, अच्छा यहाँ यहाँ वाली मैम कोई बताई है?
ओके ओके ठीक है, फाइन फाइन, गॉट इट, ठीक है, तब आप सही हो, तब आप सही हो। बेसिकली उसमें एक टेस्ट होने वाला है जो आपको फोटोन और कैटलिस्ट में बांटेगा, और कुछ बच्चे फोटोन में रहेंगे, कुछ कैटलिस्ट में रहेंगे। लेकिन हम लोग को ये पता चला है कि 13 को आपके स्कूल में कोई और एग्जाम होने वाला है। हाँ, हाँ स्कूल में आपका शायद सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग अपना एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं। वो शायद नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को होगा प्रोबेबली, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बट होगा। ये रिया रिया है क्या? रिया पूछ रही है एक डाउट। चलो अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ एक्चुअल पोजीशन पर क्यों आ जाता है, हाँ रिया मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो रिया, होता क्या है, ये स्फेयर था, ठीक है। इस स्फेयर पे हर तरह से अगर मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसका साइज क्या हो जाता है? साइज डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कि डिमिनिश यानी साइज इसका क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। तो बेसिकली अब जो है ना, ये स्फेयर फोर्स लगने के बाद ये स्फेयर ना कुछ ऐसे हो जाएगा, छोटा, या यस एग्जैक्टली, छोटा हो जाता है, ठीक है। छोटा हो गया यानी कि आपने क्या किया, इसको डिफॉर्म कर दिया ना, डिफॉर्म कर दिया। जैसे ही आपने डिफॉर्म किया, ये स्फेयर अपने अंदर क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेगा, क्या? एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों आएगा? क्योंकि स्फेयर जो है ना, ये एटम से बना हुआ होगा। एटम्स के बीच में क्या काम कर रहे होते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। ये इंटर एटॉमिक फोर्स क्या करेगा, इस एटम को वापस से बाहर की ओर रिपेल करेगा, बाहर की ओर इसको थ्रो करेगा, ठीक है। जैसे ही इस स्फीयर को आपने पानी के बाहर निकाला ना, यानी आपने क्या किया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, इस बॉल को आपने पानी के बाहर ले आया। पानी के बाहर जैसे ही ले आओगी, ये बॉल डिफॉर्मिंग फोर्स आपने हटा दिया। जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स था, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स था, ये वापस से इस स्फीयर को अपने रियल पोजीशन पे लेके चला आएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरएटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं वो बॉडी को क्या करते हैं, एटम्स को क्या करते हैं, एटम्स टेंड टू गेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एटम क्या करेगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन कर लेगा, और इस तरह से जो स्फीयर है वो वापस से अपना शेप को रीगेन कर लेता है। दिस इज द इलास्टिक बिहेवियर, ये इसका इलास्टिक बिहेवियर है। इसी को तो हमें पढ़ना है, ये इलास्टिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में मैंने इसको अच्छे से बताया ना, इलास्टिक बिहेवियर इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो हम इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं रिया, ठीक है। बॉडी के अपने शेप को गेन कर लेना, कब? जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया सेल में। थैंक यू वंशिका, थैंक यू वंशिका, आप लीव कर सकते हो, जिनको डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हो। वंशिका, वंशिका, रिया, जिनको क्लियर है, थैंक यू रिया, वो आप रिमूव लीव कर सकते हो। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट वंशिका, बाय 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 ऑल। कोई पूछ रही है सेल में, गुड नाइट, गुड नाइट, सेल में ये होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। पता नहीं बायोलॉजी में ये होता है नहीं होता है, वो बायोलॉजी की मैम आपकी बताएंगी। मुझे कुछ आइडिया नहीं है बायो का। गुड नाइट खुशी, गुड नाइट। कोई डाउट है, एनीबडी एल्स? कोई भी डाउट है तो पूछो। ये सब तो कुछ है ही नहीं, एक सवाल यहाँ से आएगा, जेई में एक सवाल यहाँ से आता है, नीट में ये सब नहीं आता है, नीट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली ये इंजीनियरिंग डिजाइन का टॉपिक है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, है ना। नो डाउट सर, ऑल टॉपिक्स क्लियर, गुड नाइट, थैंक यू शीतल। फिजिक्स वाला तो मैथ्स पसंद, यस एग्जैक्टली। अरे मैथ्स में आओ तो मैथ्स तो बाहर लगा देंगे, मैथ्स तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाता है। वंशिका, वंशिका को तो मैं पहले भी इस क्लास में जितने लोग होंगे सबको मैंने बताया, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मजा आता है, ठीक है। फिजिक्स वालों को मैथ्स पसंद होती है, बायोलॉजी नहीं, एग्जैक्टली। चलो फिर ठीक है, थैंक यू।
अच्छा, ओ ठीक ही तो है, बढ़िया है। फिजिक्स वाले टीचर के पास मैथ अच्छा होता ही है। अगर कोई अच्छे से फिजिक्स ने पढ़ रखा है ना, अच्छा कोई फिजिक्स का टीचर होगा, तो ऑब्वियसली उसका मैथ्स अच्छा होगा। बिना मैथ का फिजिक्स नहीं होता है। ठीक है, मैथ्स अगर अच्छा है ना, तो फिजिक्स तो इतना एंजॉय करोगे, कुछ कहने का नहीं है। मतलब आग लगा देंगे फिजिक्स में। ऐसा होता है। चलो ठीक है। ओके। यस सर।